एक व्यक्ति अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों के साथ एक जगह घूमने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर उनके साथ कुछ अजीब हो जाता है, जिसके कारण वह व्यक्ति मजाक का पात्र बन जाता है। तो उसके जो रिश्तेदार होते हैं वो उससे बुरी तरह से मजाक कर रहे थे और उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अब बच्चों के सामने ये सब बातें उसे फील तो होने लगती हैं, लेकिन वह काफ़ी सुलझे हुए इंसान थे, तो इसी वजह से चुपचाप ऐसे उनके साथ चलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अचानक से कुछ ऐसा होता है कि वहां पर कम से कम 4 से 5 लोग आते हैं, जिनमें से एक हेड था और वो हेड अपने नीचे काम करने वाले वर्करों पर हाथ उठा रहा था और कह रहा था कि तूने साहब के साथ बहुत गलत किया है, और उन्हें पीट कर वहां पर ले आता है जहां पर वह व्यक्ति अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ घूम रहा था। एकदम से वो सभी लोग आकर उनमें से एक व्यक्ति उस व्यक्ति के पैरों को पकड़ लेता है, जिसका अभी तक उसके रिश्तेदार मजाक बना रहे थे, और पैर पकड़कर माफी मांगने लगता है। कहता है कि साहब हमसे गलती हो गई, दरअसल हमें पता नहीं था कि आप इतनी पहुंची हुई चीज हो। इस बात को देखकर वह व्यक्ति भी हैरान होता है जिसके वो पैर पकड़ रहे थे, और साथ में उसके वो रिश्तेदार जो उसको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे थे, अलग अलग तरह थे। कौन था ये व्यक्ति जो यहाँ पर घूमने के लिए आया था, और ये लोग क्यों इससे पैर पकड़कर माफी मांग रहे थे? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये कहानी है दुर्गेश जी की। दुर्गेश जी जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और फिलहाल वो गुड़गांव में रहकर अपना काम किया करते हैं। दुर्गेश जी का व्यवहार बचपन से ही बड़ा अच्छा है। वह सभी के साथ बड़ी सहजता से रहा करते हैं और ज्यादा दिखावे की जिंदगी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे वो है वैसे ही रहा करते हैं, अपने स्टाइल में वो जिंदगी को जिया करते हैं। अगर अपने पास साइकिल भी नहीं है तो वो पैदल चलना पसंद करेंगे, ना कि किसी की मांगी और गाड़ी में चलना। इसी तरह से वो अपनी जिंदगी जिया करते हैं और वह फिलहाल गुड़गांव में रहकर अपने परिवार का भरण पोषण आराम से कर रहे हैं। वहां पर उनका अच्छा खासा रोजगार चल रहा है। बीच में काफी दिन उनके उतार चढ़ाव के आए थे, लेकिन उन दिनों में भी उन्होंने धैर्य से काम लिया और अपने जीवन को बड़ी सहजता से जीते रहे। यानी कि जो दुर्गेश जी हैं वो बड़े ही सुलझे हुए इंसान हैं और उन्हें पता है कि जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, तो इसी वजह से छोटी मोटी बात को लेकर वह कभी भी इतराया नहीं करते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार और इसी तरह से अपने जीवन को जी रहे हैं। एक दिन अचानक से उनके परिवार वालों का और साथ में जो उसके कुछ रिश्तेदार होते हैं, साले होते हैं या साडू होते हैं, वो सभी लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि क्यों ना राजस्थान में एक जगह है वहां पर घूमने के लिए चले। यही बात सोचकर दुर्गेश जी पहले तो मना करते हैं, लेकिन जब परिवार की खुशियों को देखते हैं कि परिवार जाने के लिए तैयार है और उनकी वजह से पूरा प्लान चौपट हो जाएगा, तो इसके बाद वह भी हामी भर देते हैं और अपने परिवार के साथ उन लोगों के साथ घूमने के लिए निकल जाते हैं। उनके जो रिश्तेदार थे उनका समय अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा था। उनके पास अपनी गाड़ियां थी और उन्हीं गाड़ियों के अंदर एडजस्ट होकर वह अपने परिवार के साथ उस यात्रा के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में काफी लंबा सफर था और सफर के दौरान जो उसके रिश्तेदार होते हैं, यानी कि उसके साडू या उसके साले होते हैं जो उससे बड़े होते हैं, वो दुर्गेश जी से तरह तरह के मजाक करते हैं और उनकी ड्रेसिंग सेंस को लेकर या फिर उनके रहने के तरीकों को लेकर बार बार उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो इन मजाकों के थ्रू ही उनको उल्टा उन्हीं की बात पर शर्मिंदा कर देते हैं और इसी तरह से धीरे धीरे सफर तय करते हुए वो लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें घूमने के लिए जाना था। लेकिन वहां पर जाने के बाद जैसे ही वो लोग अपनी तीनों गाड़ियों को जाकर पार्किंग में लगाते हैं और पार्किंग में लगाने के बाद पर्ची लेकर जाने लगते हैं, तो जो दुर्गेश जी होते हैं वो अपनी वाली गाड़ी, यानी कि जिस गाड़ी में वो बैठे हुए थे, उस गाड़ी की पार्किंग की पर्ची खुद लेने का फैसला करते हैं और उन लोगों को आगे की तरफ भेज देते हैं। सभी लोग वहां से आगे की तरफ चले गए थे, लेकिन तभी जो दुर्गेश जी होते हैं पार्किंग वाले से पूछते हैं कि हाँ भैया, हमारी ये गाड़ी लगी हुई है, कितने रुपए देने हैं आपको? तो उसके बाद पार्किंग वाला बोलता है कि आपको 30 रुपए देने होंगे। तो दुर्गेश जी भी समझते हैं कि यहाँ पर भीड़ भाड़ ज्यादा है, तो हो सकता है 300 रुपए का रेट हो गया हो। कीमत तो ज्यादा ही लगती है, लेकिन फिर भी वो अपने पास से 300 रुपए निकाल कर उस पार्किंग वाले को दे देते हैं। इधर जो पार्किंग वाला होता है उन्हें 100 रुपए के प्राइस की एक पर्ची निकाल कर थमा देता है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहने लगता है। दुर्गेश जी उस पर्ची को लेकर आगे चलने ही लगते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नजर पड़ती है उस पर्ची पर जिस पर 100 रुपए की पर्ची लिखा हुआ था, उस चीज को देखकर वे एकदम से ठिठक जाते हैं और ठिठकने के बाद वापस से पार्किंग वाले भैया के पास जाते हैं। पार्किंग वाला जो भैया होता है वो पूछता है, हाँ जी कहिए किस वजह से आप वापस आए हो? तो वो कहने लगता है कि लगता है भाई साहब आपने मुझे गलत पर्ची दे दी है, मैंने आपको 300 रुपए दिए हैं, तो आपको मुझे 300 रुपए की पर्ची देनी चाहिए, ना कि 100 रुपए की। इसके बाद जो पार्किंग वाला होता है वो कहने लगता है कि देखिए यहाँ पर आपको 100 रुपए की पर्ची ही मिलेगी और 300 रुपए आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि फिलहाल काफी ज्यादा भीड़ है और हमारी रोजी रोटी है और हम इसी तरह से पैसा कमाया करते हैं। अब यह बात दुर्गेश जी को बड़ी बुरी लगती है। वह काफी ज्यादा सुलझे हुए इंसान थे, वह दूसरों की भावनाओं को समझा करते थे। वह पार्किंग की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो वहां पर कई सौ गाड़ियां खड़ी
लगी हुई थी और उन सभी का जब वो टोटल करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये लोग तो लाखों रुपए का गबन कर रहे हैं। हो सकता है इस चीज में इनके मालिक इन्वॉल्व ना हो, और अगर हो भी तो ये लोग बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हैं। तो इसके बाद जो दुर्गेश जी होते हैं वो उस पार्किंग वाले से भिड़ जाते हैं और कहते हैं कि अगर मैंने 300 रुपए दिए हैं तो मुझे 300 रुपए की ही पर्ची चाहिए। इसके बाद पार्किंग वाला पहले तो मना करने लगता है। जब दुर्गेश जी ज्यादा जिद करते हैं तो उसी पर्ची को उनके हाथ में से लेता है और उस पर 300 रुपए लिखकर उसे दे देता है। कहता है कि ये लो, इस पर 300 रुपए लिख दिया है और अब आप जा सकते हो, इस पर 300 रुपए की पर्ची हमने काट के दे दी है। यह बात देखकर दुर्गेश जी को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वह उन्हें धमकाने लगता है। लेकिन वहीं पर जो पार्किंग वाले होते हैं वो वहां के लोकल थे और वो 3-4 बंदे इकट्ठा हो जाते हैं और दुर्गेश जी के ऊपर उल्टा चढ़ बैठते हैं। अब जब दुर्गेश जी देखते हैं कि वो फैमिली के साथ आए हैं और यहाँ पर कोई ऐसी बात हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसी वजह से वो वहां पर शांति के साथ मामले को संभालते हैं और कहते हैं कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है जो कुछ भी तुम कर रहे हो। वो ऐसी बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक से उनके मोबाइल पर एक फोन आता है जो कि राजीव जी का था। राजीव जी उनके कॉलेज टाइम के दोस्त थे और राजीव को पढ़ाई लिखाई करने में दुर्गेश जी ने बहुत सारी मदद की थी, क्योंकि उस टाइम पर दुर्गेश जी के पास अच्छा खासा रुपया पैसा था। और जो राजीव था, राजीव कॉलेज के अंदर साधारण तरीके से आया करता था और उसके पास कभी कभी तो कॉलेज की फीस भरने तक के पैसे नहीं होते थे। अब जैसे दुर्गेश जी के फोन पर राजीव जी का फोन आता है तो उसके बाद वो फोन को उठा लेते हैं, लेकिन अभी तक भी पार्किंग वालों से की कहा सुनी चल रही थी। इसके बाद दुर्गेश जी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा कर लो, ऊपर वाला सभी को देखता है और तुम्हें भी देखेगा। ऐसा कहते हुए दुर्गेश जी वहां से वापस आने लगते हैं और राजीव जी से फोन पर बात करने लगते हैं। अब राजीव जी जो आधी सी बात को सुन चुके थे फोन पर से ही, और उसके बाद दुर्गेश जी से फोन पर ही पूछने लगते हैं कि आप कहां हो और ये क्या हो रहा है सब कुछ। तो उसके बाद दुर्गेश जी कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, तुम बताओ तुम कैसे हो, काफी दिनों बाद आज फोन किया है और घर पर सब ठीक ठाक तो है ना। तो राजीव जी कहने लगते हैं कि घर पर तो सब ठीक ठाक है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम फिलहाल कहां पर हो और क्या हो रहा था ये। तो उसके बाद जो दुर्गेश जी होते हैं अपने दोस्त को बता देते हैं कि इस तरह से मैं पार्किंग में गाड़ी लगाई थी, लेकिन ये लोग 100 रुपए की पर्ची देकर 300 रुपए चार्ज कर रहे हैं, और जब मैंने इनको बोला तो पेन से उसके ऊपर 300 रुपए लिख दिया है और पर्ची मुझे थमा दी है। मैं इनसे यही कह रहा था कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये लोग हमारी बात को नहीं मान रहे हैं। तभी जो राजीव जी होते हैं उनकी पूरी बात को समझ जाते हैं और इसके बाद थोड़ी देर तक और उनसे बात करते हैं और बात करने के बाद फोन को काट दिया जाता है। अब जो दुर्गेश जी होते हैं वहां से सीधा अपने परिवार के पास जाने लगते हैं, जो कि वैसे तो आगे निकल चुके थे, लेकिन जब दुर्गेश जी नहीं आए थे तो वो लोग सभी मिलकर वापस आने लगे थे और उन्हें भी इन सभी चीजों के बारे में पता चल गया था। जब दुर्गेश जी अपने परिवार के साथ जाते हैं तो रास्ते में उनके जो रिश्तेदार होते हैं, यानी कि साडू होते हैं या बड़ा साला होता है, वो लोग उनसे मजाक करने लगते हैं और जो साडू होते हैं मजाक के थ्रू ही उनको नीचा दिखाने लगते हैं, क्योंकि दुर्गेश जी अपने माता पिता और अपने छोटे भाई के परिवार तक को साथ लेकर चला करते थे। तो इसी वैसे वो जितना भी पैसा कमाया करते थे वो सारा पैसा उसमें खर्च हो जाता है। इधर जो उनका साडू है वो अपना और अपनी पत्नी का केवल ख्याल रखा करता है और उसी में खुश रहा करता है, तो उसके पास कमाए गए पैसों में से कुछ पैसे बच जाते हैं और इसी वजह से उनको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन जो दुर्गेश जी होते हैं वो सहज स्वभाव से हंसते हुए इन सभी चीजों को टाल देते हैं और आगे वहां पर जाकर घूमने लगते हैं। लगभग अभी तक उस इंसिडेंट को, जब पार्किंग वालों से उनकी झड़प हुई थी, आधा घंटा ही हुआ था, लेकिन आधे घंटे बाद अचानक से जहां पर वो पूरा परिवार एक साथ खड़ा हुआ था उसी जगह पर उस पार्किंग का मालिक अपने वर्करों के साथ भागा दौड़ा आता है और इधर उधर दुर्गेश जी को वहां पर ढूंढने लगता है। तभी उसी दौरान दुर्गेश जी की नजर उन लोगों पर पड़ जाती है और उन्हें देखने के बाद वह बहुत कुछ अपने मन के अंदर सोचने लगते हैं। वहां पर वह लड़का भी था जिस लड़के से उन्होंने बहस की थी, और जब वह उनकी तरफ आ रहे थे तो उन्हें केवल एक ही डर था कि कहीं ये लोग मेरे परिवार के सामने कुछ ऐसी वैसी हरकत ना कर दें। धीरे धीरे वो लोग ढूंढते ढूंढते दुर्गेश जी को देख लेते हैं और देखने के बाद जो मालिक होता है पार्किंग का, वह अपने वर्करों को चांटा लगाते हुए उनके पास तक ले आता है। जैसे ही वो लोग दुर्गेश जी के पास पहुंचते हैं तो दुर्गेश जी के रिश्तेदार भी उनको देख लेते हैं और वो भी बहुत कुछ इस बारे में सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा। लेकिन तभी जो पार्किंग का मालिक होता है अपने वर्कर को एक और चांटा लगाता है पब्लिक के बीच में, और चांटा लगाने के बाद उससे दुर्गेश जी से माफी मांगने के लिए
कहने लगता है। जब दुर्गेश जी ये सब कुछ देखते तो वो बड़े ही हैरान होते हैं और साथ में दुर्गेश जी के परिवार वाले और पूरे रिश्तेदार इस बात को देखकर बड़े ही हैरान हो गए थे कि ये यहाँ के लोकल होकर दुर्गेश जी से इतनी बुरी तरह से माफी क्यों मांग रहे हैं। वह लोग उनके सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि साहब हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, दरअसल हमें पता नहीं था कि आपकी इतनी ऊपर तक जानकारी है। अब इस बात को सुनकर दुर्गेश जी भी हैरान होते हैं, लेकिन तभी अचानक से उन्हें ज्ञात हो जाता है कि किस जानकारी की ये बात कर रहे हैं। तो उसके बाद दुर्गेश जी मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन वहीं पर जो दुर्गेश जी के रिश्तेदार थे और उनके परिवार वाले थे वो लोग इस बात को देखकर पूरी तरह से हैरान थे। इसके बाद जो पार्किंग वाला होता है अपने पास से 200 रुपए निकालकर दुर्गेश जी को देता है और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगता है और कहता है कि आप ऊपर फोन करके बता देना कि हम लोगों ने आपके पैसे लौटा दिए हैं। अब यह सब कुछ देखकर परिवार और भी ज्यादा हैरान हो गया था, लेकिन दुर्गेश जी सब कुछ समझ रहे थे। तभी वो उनसे कहने लगते कि देखो भाई, हमारी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, हम तो केवल ये चाहते हैं कि जो आप कर रहे हो वो सही तरीके से करें, इतना ही काफी है। आगे से ये चीज ध्यान रखना और ऐसा बिल्कुल भी मत करना, वरना फिर तुम जानते ही हो। तो इसके बाद पार्किंग वाला एक बार फिर से माफी मांगता है और उन्हें उनके पैसे लौटाकर, जो फालतू पैसे उन्होंने लिए थे, वहां से वापस चला जाता है। अब इसके बाद जो दुर्गेश जी के रिश्तेदार होते हैं वो पूछने लगते हैं कि भाई साहब ऐसा क्या हो गया जो आपके आकर ये माफी मांग रहे हैं, उस समय तो ये आपसे बड़ी चौड़ में बात कर रहे थे। तो उसके बाद दुर्गेश जी कहने लगते हैं कि अरे कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब वो लोग बार बार आग्रह करते हैं तो दुर्गेश जी उन्हें बता देते हैं कि दरअसल मेरा एक दोस्त है जिसका नाम राजीव है और राजीव एक डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है। मैं जब कॉलेज में पढ़ा करता था तो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और मैं उसकी मदद कर दिया करता था। उसके बाद वो पढ़ लिख कर एक बड़ा कलेक्टर बन गया और मैं यहाँ पर आकर इस तरह के काम करने लगा। बार बार वो मुझे अपने वहां पर बुलाया करता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं उनको परेशान करूं। तो इसी वजह से आज तक जब से उसकी शादी हुई है मैं उससे मिलने के लिए नहीं गया हूं। शादी के टाइम पर तो वो मुझे लेने के लिए गाड़ी भेजा था, इसी वजह से मैं उसके साथ चला गया था, लेकिन उसके बाद मैं कभी भी उसके पास नहीं गया हूं। जब मेरी इनसे बात हो रही थी तो उसी दौरान उसका फोन आ गया था और उसने फोन पर ही इन सभी बातों को सुनने के बाद मुझसे पूरी बात को पूछा था और इसके खिलाफ उसी ने एक्शन लिया है। इसके बाद जो दुर्गेश जी होते हैं वो सीधा राजीव के पास फोन करते हैं और राजीव उधर से फोन उठा लेता है। दुर्गेश जी के रिश्तेदार उनको स्पीकर पर फोन करने के लिए कहने लगते हैं तो दुर्गेश जी स्पीकर पे फोन करके एक साइड में जाकर राजीव जी से बात करते हैं। पूछने लगते हैं कि राजीव तूने ऐसा क्या कर दिया जो ये पार्किंग वाले आकर मुझसे माफी मांग रहे हैं। तो उसके बाद जो राजीव है वो कहने लगता है कि भाई तुम्हारे बहुत सारे एहसान हैं मुझ पर, लेकिन तुमने कभी मुझे उन एहसानों को चुकाने का मौका ही नहीं दिया। तो इसी वजह से ये तुम्हारे दोस्त का एक छोटा सा काम था जो तुम्हारे लिए करना जरूरी था, क्योंकि वैसे भी वहां पर गलत हो रहा है तो गलत तो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। आप चिंता मत करो, अब के बाद वहां पर डीएम साहब का एक खास आदमी पार्किंग में जाकर इस चीज की पुष्टि करेगा कि ये लोग ज्यादा पैसे तो नहीं ले रहे हैं। इस बात को सुनकर सभी रिश्तेदार और दुर्गेश जी के जो परिवार वाले होते हैं वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर जो दुर्गेश जी की पत्नी होती है वो उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पति कितने सहनशील हैं और इसी वजह से वो उनकी तरफ मुस्कुराती है। दुर्गेश जी भी अपनी पत्नी की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं और राजीव से कहता है कि ठीक है भाई, मुझे पता था वैसे तो एक तुम्हारा ही कारनामा है, लेकिन फिर भी मैं इस चीज को कंफर्म करना चाहता था। इसके बाद राजीव उन्हें आने के लिए आमंत्रित करता है और कहता है कि किसी दिन टाइम निकालकर परिवार के साथ हमारे घर आओ और यहीं पर बैठकर बतियाएंगे। तो जो दुर्गेश जी होते हैं वो कहने लगते हैं कि चिंता मत करो, किसी दिन अगर टाइम मिला तो जरूर से आएंगे। ऐसा कहकर दुर्गेश जी फोन काट देते हैं और वहीं पर जो उनके रिश्तेदार अब तक उनको टोंट मार मार कर परेशान कर रहे थे और नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी भी आंखें खुली के खुली रह जाती हैं। इसके बाद पूरे टूर में दुर्गेश जी को बड़ी इज्जत के साथ बुलाया करते हैं और इसी तरह से उनका पूरा टूर कंप्लीट हो जाता है। टूर कंप्लीट होने के बाद वो लोग अपने घर आ जाते हैं और घर आते ही उनके परिवार में उनके प्रति इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जो बच्चे अपने पिता को हारा और थका समझा करते थे वो अब उनकी इज्जत करने लगते हैं और उन्हें अच्छे से आदर सम्मान के साथ बुलाया करते हैं। धीरे धीरे लगभग 1 से 1.5 महीना बीतता है और 1-1.5 महीने बाद जो राजीव कलेक्टर साहब होते हैं उनका दौरा गुड़गांव में होता है और तभी अचानक से दुर्गेश जी के पास उनका फोन आता है। जब दुर्गेश जी के पास उनका फोन आता है तो वे कलेक्टर साहब को अपने घर बुलाते हैं और कलेक्टर साहब भी घर आने के लिए फोन कर रहे थे। इसके बाद जहां पर दुर्गेश जी रहा करते थे उनके अड़ोस पड़ोस में ही उनके पूरे रिश्तेदार रहा करते थे और जैसे दुर्गेश जी के यहाँ पर कलेक्टर साहब की गाड़ी आती है तो सभी रिश्तेदार अपने अपने नंबर बनाने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं और सभी अपने आप को दुर्गेश जी का रिलेटिव बताकर इंट्रोड्यूस करते हैं कलेक्टर साहब से। कलेक्टर साहब भी उन सभी के सामने उन सभी एहसानों के बारे में बताते हैं जो दुर्गेश जी ने कलेक्टर साहब के ऊपर किए थे, लेकिन उन एहसानों का बदला चुकाने के लिए दुर्गेश जी कभी भी उन्हें परेशान नहीं किया करते हैं।
इसके बाद उन लोगों में बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद जो कलेक्टर साहब है वापस से अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। जो रिश्तेदार दुर्गेश जी को अब तक एक हारा हुआ इंसान समझा करते थे और गरीब इंसान समझा करते थे, वो दुर्गेश जी को अब इज्जत भरी निगाहों से देखने लगे थे और वह पीछे से भी उसकी बड़ाई किया करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। अब बात आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की जो हमें काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं और जिनके कमेंट पाकर हमारा दिल पूरी तरह से खुश हो जाता है। उनमें सबसे पहला नाम आता है सलाउद्दीन भाई का, जो कि फेसबुक से हमारा वीडियो देखते हैं और हर वीडियो पर मोस्टली लाइक तो कर ही दिया करते हैं। उनके लाइक के नोटिफिकेशन हम पर आ जाते हैं। लेकिन आज ही उन्होंने मैसेज किया था और कहा था कि भाई मैं आपका वीडियो देखता तो हूं लेकिन कमेंट नहीं कर पाता हूं, तो उसके लिए क्षमा करें। तो भाई साहब मैंने आपको बताया था मैसेज में भी और यहां पर भी बोल रहा हूं, सलाउद्दीन भाई आप हमारे सबसे अच्छे श्रोता हो और हमारी हर वीडियो को सुना करते हो, तो आपका नंबर हमारे चैनल पर टॉप फैन की लिस्ट में है। आप चिंता ना करें और ऐसा कभी भी ना सोचे जो आपने सोचा है। आप इसी तरह से हमें मोटिवेट करते रहिए, आपके लिए हम इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे। दूसरा नाम आता है मूलचंद जी का। मूलचंद जी आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमारी हर वीडियो पर अपनी राय देने के लिए और हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए। तीसरा नाम आता है राकेश भाई का। राकेश भाई जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं और वो हमारी हर वीडियो को अपना प्यार दिया करते हैं। तो राकेश भाई आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। चौथा और आखिरी कमेंट आता है अनिल भाई का। अनिल भाई जो कि फरीदाबाद से हैं और वो ज्यादातर हमारी वीडियोस को देखते हैं और उनमें अपना प्यारा सा कमेंट लिखा करते हैं। तो अनिल भाई आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। जो भाई लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाली किसी वीडियो में आप लोगों के नाम भी आ जाएंगे। तो आप लोग हमें इसी तरह से अच्छे कमेंट करके मोटिवेट करते रहिए ताकि हम भी आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो लाते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।